हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, अपनी फैमिली के साथ मज़े से रह रहे होंगे। बच्चों, मैं विष्णुकांति आप सभी को एसएससी की क्लास देने के लिए प्रेजेंट हो गई हूँ। और एसएससी की क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं इटली का एकीकरण। यूरोप का एक देश है इटली, जिसका एकीकरण करने वाले हैं आप लोग अभी। तो बच्चों, ये लेसन तो वैसे बेसिक देखा जाए तो 10th क्लास के बच्चों के लिए होने वाला है, लेकिन अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये आपके लिए बेस का काम करेगा। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं और उसका एग्ज़ाम जब देने जाते हैं तो 30% तक के क्वेश्चन जो है एसएसटी से पूछे जाते हैं। और एसएसटी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी से बहुत ही ज़्यादा आने की संभावना होती है क्वेश्चनों की। तो अगर देखा जाए तो वर्ल्ड हिस्ट्री से 10% तक के क्वेश्चन कवर होते हैं। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में ये यूरोप का इतिहास है, जिसमें से एक देश है इटली, जिसका एकीकरण आप लोग पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर देना, और वीडियो में अगर कुछ भी समझ आता है, नहीं आता है तो कमेंट ज़रूर करना, और वीडियो को आगे बढ़ाने की भी कोशिश करना। ओके बच्चों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण किस प्रकार से होता है, कौन कौन सी ऐसी बाधाएं आती हैं, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है। तो बच्चों, अगर बेसिक देखा जाए तो 1815 से, यानी 1815 से जब नेपोलियन बोनापार्ट को हार का सामना करना पड़ता है, नेपोलियन बोनापार्ट का राज जब समाप्त होता है, उसके बाद से 1815 से इटली में नेपोलियन बोनापार्ट के अंत के साथ ही वियना में एक सम्मेलन होता है, कॉन्फ्रेंस आरंभ होता है, और वहाँ से इस इटली के एकीकरण की प्रक्रिया शुरुआत होती है। अगर देखा जाए तो ये सारी सिचुएशन फ्रांस की क्रांति से स्टार्ट होती है। उसके बाद 1817 में राजा विटोरियो एमानुएले की सेनाओं द्वारा रोम पर कब्जा हो जाने तक ये चलता रहा। सबसे लास्ट में रोम को इटली में समाहित किया गया। इटली में रोम का विलय सबसे बाद में किया गया। तो देखा जाए बच्चों, तो ये प्रक्रिया स्टार्ट कहाँ से होती है। कुछ चीज़ें हैं जो कि प्रथम विश्व युद्ध होने से पहले ही कुछ ऐसे देश हैं जिनको विलय कर लिया गया था इटली में, और कुछ ऐसे देश हैं जिनका विलय प्रथम विश्व युद्ध के बाद होता है। तो अगर देखा जाए तो सबसे लास्ट में रोम का विलय होता है, जो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद हुआ था। ओके बच्चों, इतना समझ आ गया आपको। उसके बाद अब देखते हैं पूर्व की स्थिति। जब इटली का हम विलय करने जा रहे हैं, जिस इटली का हम एकीकरण करने जा रहे हैं, तो बहुत सारी चीजों को मिला करके एकीकरण किया जाता है। जैसे सपोर्ट, आपको किसी वेजिटेबल्स को आपको मिक्स वेजिटेबल बनाना है, और आपको कम से कम आपको उन जितनी भी वेजिटेबल्स को एक साथ मिक्स करना है, कम से कम उनके नाम तो आपको पता होने चाहिए, तभी तो आप उसका विलय कर पाएंगे, तभी तो आप अच्छे से एक वेजिटेबल बना पाएंगे। सपोज आपके पास बहुत सारे बर्तन हैं, छोटे छोटे बर्तन हैं, और आपसे कहा जा रहा है कि वो मिट्टी के बर्तन, आपसे कहा जा रहा है सारी मिट्टी को इकट्ठा कर लो, सारे बर्तनों को इकट्ठा कर लो और मिट्टी को कूट करके एक कोई बड़ा सा घड़ा बना दो। तो आप क्या करेंगे, उन सारे बर्तनों को जहाँ जहाँ पे पड़े हैं, जहाँ रखे हैं, वहाँ पहले लेने जाएंगे, और वो बर्तन वाले कह रहे हैं कि हम आपको आसानी से नहीं देंगे। तब आप क्या करेंगे, कुछ ना कुछ शक्तियों का प्रयोग करेंगे, किसी से गुजारिश करके उससे लेकर के आएंगे, किसी से अपनी शक्ति या बल के आधार पर उसको लेकर के छीन के लेकर के आएंगे, लेकिन आपको विलय करना है तो आप करके रहेंगे। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो उस समय पे इटली की जो सिचुएशन थी, वो इटली 7 राज्यों में विभक्त था। 7 वो कौन कौन से राज्य हैं, आप मैप में देखना, अभी हम आपको मैप दिखा रहे हैं। तो उस मैप में देखना, तो सबसे पहले लॉम्बार्डी और वेनेशिया का विलय किया गया, जिस पर ऑस्ट्रिया का शासन था। ओके बच्चों, सबसे पहले लॉम्बार्डी और वेनेशिया का विलय किया गया, जिस पर ऑस्ट्रिया का शासन था। उसके बाद टस्कनी, परमा और मोडेना, जिस पर सूर्यवंश। बच्चों, अगर मैप में आप देखें तो उत्तर साइड से सबसे ऊपर उत्तर साइड में सूर्यवंश के राजकुमारों का शासन था। इनमें कौन कौन से देश थे, टस्कनी, परमा और मोडेना।
टस्कनी, परमा और मोडेना। एक साइड से आप उत्तर से नीचे साउथ की ओर आएंगे तो आपको सब दिखता चला जाएगा। उसके बाद नेपल्स, सिसिली, इसमें फारवेन वंश का शासन था। इसके बाद सार्डेनिया, पीडमार्ट, इसमें इतालवी राजघराने का शासन था। इसके बाद फिर सबसे लास्ट में रोम का विलय किया जाता है। रोम पर किसका शासन था? रोम पर उस टाइम पे पोप का शासन था। तो अभी तक आप समझ गए कि ये जो यहाँ से यहाँ तक के राज थे, जो 7 राज थे, 7 राज्यों को, 7 कंट्रीज को एक साथ विलय कर लिया गया और एक बड़ा सा इटली बनाने की व्यवस्था की गई। बच्चों, इटली का जब एकीकरण होता है तो उसमें बहुत सारी ऐसी बाधाएं आती हैं जो इटली को एकीकरण होने में रुकावट पैदा करती हैं। जैसे इटली के एकीकरण में कौन कौन सी बाधाएं हैं? भौगोलिक कारण। कौन कौन से कारण है? भौगोलिक कारण। भौगोलिक हमारे पृथ्वी तत्व के जो कारण है वो है। इसमें इटली के मध्य में रोम का राज्य था। इटली के मध्य में बीचों बीच में रोम का राज्य था, जो इटली को उत्तर और दक्षिण, यानी ऊपर इटली है और नीचे भी इटली है और बीच में रोम है, तो उत्तर और दक्षिण 2 बराबर राज्यों में बांटता था। 2 बराबर भागों में इटली को बांटता था। इसके बाद इसमें सामाजिक और आर्थिक बहुत सारी ऐसी विषमताएं थी जो आपस में द्वंद्व पैदा करती थी और एकीकरण में रुकावट बनी हुई थी। इसके बाद पोप का राज्य आता है। इसके बाद दूसरी बाधा है पोप का राज्य। रोम में स्थित पोप ईसाई धर्म का प्रमुख था। पोप जो है वो ईसाई धर्म का प्रमुख था। इस राज्य की सुरक्षा फ्रांस की सेना करती थी। रोम राज्य की जो सुरक्षा है वो फ्रांस की सेना करती थी। यूरोप से और फ्रांस से लड़ाई लेना, यानी कि रोम से अगर लड़ाई करना है, युद्ध करना है, तो ये समझ लो कि यूरोप से शत्रुता मोल लेनी है। फ्रांस यूरोप का देश है और फ्रांस से, ये समझ लो, फ्रांस से शत्रुता मोल लेनी, यानी यूरोप से शत्रुता मोल लेनी है। और इसके बाद क्या है? इटली के क्षेत्रों पर विदेशी प्रभुत्व। इटली के जो क्षेत्र थे उनमें बहुत सारे ऐसे विदेशी प्रभुत्व थे जो अपना अपना कब्जा जमाए हुए थे और कोई उसे छोड़कर जाने वाला नहीं था। कोई नहीं छोड़ना चाहता था। अब जैसे एक राजा है, कहीं पे राज कर रहा है और आप कहो कि आप अपने राजपाट को छोड़ के हमें दे दो और तुम कहीं और चले जाओ, तो क्या वो कोई आसानी से दे देगा? कोई नहीं देगा। तो यही सिचुएशन यहाँ पर भी थी कि जो विदेशी राज थे, विदेशी राजा रजवाड़े थे, वो इन क्षेत्रों पर हुकूमत जमाए हुए थे और वो आसानी से इन्हें देने वाले नहीं थे। तो ये सारी बाधाएं थी। वेनेशिया एवं लाम्बार्डी पर ऑस्ट्रिया का शासन था। वेनेशिया और लाम्बार्डी पर ऑस्ट्रिया का शासन था। मध्य इटली में परमा, मेडोना का शासन था। टस्कनी के शासक ऑस्ट्रिया के राजवंश से नेपल्स एवं सिसिली पर फ्रांस के बूर्बो राजवंश का शासन था। अब इसके बाद देखिए, विचारधाराओं में द्वंद्व उत्पन्न होती। जो उनके अंदर जो विचारधाराएं थी आपस में मेल नहीं खाती थी। उनकी भाषा अलग थी, उनके कल्चर अलग थे, सभ्यता अलग थी, संस्कृति अलग थी। तो ये सारी चीजें, सिचुएशन अलग अलग थी, जिससे कि इनके अंदर, इनके मन में द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हुआ करती थी और आपस में कभी एक मत नहीं हो पाते थे। तो इसमें क्या था? मेजनी गणराज्य की, काबूल गणतंत्र की, जबकि जियोबार्टी पोप के नेतृत्व में इटली राज्यों के संघ का समर्थक था। ये नहीं कि सब जो है उनके दुश्मन ही थे, कुछ थे जो इटली के समर्थक भी थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इसके विरोध में थे। वो नहीं चाहते थे कि अगर इटली का एकीकरण हो जाएगा, पूरे इटली एक हो जाएगा, तो कोई एक आकर के वहां पे राज करेगा, बाकी सब लोगों का शासन उनके हाथ से छिन जाएगा। तो ये छोटे छोटे राजे रजवाड़े जो थे, ये बिल्कुल भी इटली में एकीकरण करने के लिए, इटली में विलय करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। बच्चों, एकीकरण में कुछ सहायक तत्व हैं जिनकी वजह से एकीकरण करना संभव हो पाया, आसान हो पाया। तो सहायक तत्व कौन कौन से हैं इसमें? फ्रांस की क्रांति। बच्चों, जब यूरोप में फ्रांस की क्रांति हुई तो यूरोप की फ्रांस की क्रांति से इटली के जो आसपास रहने वाले जो राजे रजवाड़े थे, वहाँ की जो जनता थी, उन्होंने बहुत कुछ सीखा
कि अगर फ्रांस में क्रांति करके वहाँ के निरंकुश शासक को हटाया जा सकता है, तो हम लोग भी अपने यहाँ से वही व्यवस्था अपने यहाँ पे लागू कर सकते, यानी उनको वहाँ से मोटिवेशन मिला। तो क्या हुआ, नेपोलियन का साम्राज्यवादी विस्तार जो था, नेपोलियन ने अपने साम्राज्य का विस्तार यूरोप के अन्य देशों में किया था। वो साम्राज्यवादी विस्तार, ऑस्ट्रिया की पराजय, इटली में एक समान कानून व्यवस्था लागू किया था। किसने किया था बच्चों? नेपोलियन ने। आर्थिक प्रशासनिक व्यवस्था को उन्होंने सुदृढ़ किया था। एक जैसी व्यवस्था पूरे यूरोप में लागू की थी। यूरोप के ज़्यादातर कंट्रीज में नेपोलियन का शासन हो गया था। तो नेपोलियन का जहाँ जहाँ पे भी शासन का विस्तार हुआ था, वहाँ पर एक जैसी प्रशासनिक व्यवस्था को लागू किया था। एकीकरण, नेपोलियन के विरुद्ध राष्ट्रवाद का उदय। लेकिन एक समय आया कि ऐसा लोगों को लगने लगा कि जैसे हमने निरंकुश शासक से अपने आप को मुक्त कराया था, आज़ाद कराया था, शायद इसी प्रकार से नेपोलियन भी अपनी मनमानी करने लगा, यानी सैनिकों को जबरदस्ती सेना में भर्ती करना, जो वैसे अपने हिसाब से वो सही कर रहा था, लेकिन उस टाइम की सिचुएशन कुछ ऐसी थी, परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी जो लोगों को रास नहीं आई। तो लोग जो है एकमत हो गए, एकजुट हो गए और नेपोलियन को शासन से हटा दिया। कब हटाया था बच्चों? 1815 में। उसके बाद कार्बोनरी संस्था आती है। इसके भी कुछ तत्व हैं जो इटली के एकीकरण में सहायक होते हैं। इटली के एकीकरण में मजदूरों द्वारा 1810 में यानी 1810 में गुप्त क्रांतिकारी संस्था बनी। गुप्त रूप से एक क्रांतिकारी संस्था बनी, जिसमें क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाने लगा। राष्ट्रवाद का प्रसार एवं विदेशियों को भगाना, जो लोगों के अंदर, उन क्रांतिकारियों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार किया गया, राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया गया और उनके प्रति इस प्रकार से उनके मन में एक ज्वलंतशील भावनाएं पैदा की गई कि विदेशियों को अपने देश से भगाना है, जैसे कि फ्रांस में हुआ है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो मेजनी एवं यंग इटली, मेजनी ने एक संस्था की स्थापना किया था जिसका नाम था यंग इटली। इसने कब इस संस्था की स्थापना की थी? तो 1831 में, 1831 में मेजनी ने यंग इटली की स्थापना की थी। ये नवयुवक लोगों की एक संस्था होती थी। इसका गठन किया था ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर निकालना। ऑस्ट्रिया जो है उसके जो राजे रजवाड़े थे उनको इटली से बाहर निकालना, वहाँ की जनता के ऊपर इटली का कब्जा हो, इटली का प्रसार हो वहाँ पे। तो मेजनी ने क्या किया था? यंग इटली एक संस्था का गठन किया था जिसमें नवयुवक लोगों को प्रशिक्षण दिया गया था। उन नवयुवकों के माध्यम से ऑस्ट्रिया के राजे रजवाड़ों को वहां से हटाना और इटली के साम्राज्य में उस क्षेत्र को मिलाना। इसके बाद इटली का एकीकरण इटली वासियों द्वारा, इटली का एकीकरण नेक्स्ट पॉइंट है, इटली का एकीकरण इटली वासियों द्वारा किया जाए। इटली के गणराज्य की स्थापना, इटली में एक गणराज्य की स्थापना हो और इटली का जो एकीकरण है वो मेजनी ने क्या सोचा था कि इटली का जो एकीकरण है बच्चों वो इटली के वासियों द्वारा, इटली के नागरिकों द्वारा किया जाए। तो उन्होंने यंग इटली की स्थापना की थी और यंग इटली में जो नवयुवक हुआ करते थे उनको प्रशिक्षण दिया गया और जो राजे रजवाड़े थे उनको वहाँ से हटाया गया और उस सभी क्षेत्र को इटली साम्राज्य में मिला लिया गया। इसके बाद कोयला एवं लोहे की अहम भूमिका थी। कोयला और लोहा वो उस समय वहाँ की अहम भूमिका थी, उसने अहम भूमिका निभाई थी। क्या क्या काम उसने किया था? कोयले से क्या काम हुआ था और लोहे से औद्योगिकरण का विकास हुआ था। कोयले और लोहे से औद्योगिकरण का विकास हुआ था, रेलवे का विकास हुआ था, राष्ट्रवाद का प्रसार, जिससे कि राष्ट्रवाद के प्रसार को बढ़ावा देने में काफ़ी हेल्प मिली थी। औद्योगिकरण, कोयले को जला करके जो लोहा था उसको गला करके बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई गई, रेलवे का विस्तार किया गया, रेलवे में बैठ के क्रांतिकारी लोग अपनी भावनाओं का प्रदर्शन, प्रचार प्रसार करने के लिए अनेक स्थानों पर आसानी से जाने लगे और इस प्रकार से क्या कहते हैं कि इस प्रकार वो क्रांतिकारियों के माध्यम से जन नागरिकों के तक उनके विचारों को पहुंचाया जाने लगा, जिसकी वजह से कि इटली का एकीकरण होने में काफ़ी सफलता मिली, आसानी
से हो पाया। इसके बाद फिर देखा जाए तो बुद्धिजीवियों का बहुत ज़्यादा हाथ था, बहुत रोल था बुद्धिजीवियों का। कवियों द्वारा प्रशस्तियाँ निकाली गई और कविताएं ऐसी लिख लिख के अखबारों में निकाली गई जिससे कि अनेक नागरिक उसको पढ़ें और उनके अंदर जो देश के प्रति प्रेम की भावना जागृत हो। बच्चों, एकीकरण की प्रक्रिया से पहले अभी आप जो पढ़ रहे थे, नेपोलियन बोनापार्ट ने उस टाइम पे जाति, धर्म, सांस्कृतिक एकता की भावना जो पैदा की थी लोगों के अंदर, एकीकरण की भावना जो पैदा की थी, वो जब समाप्त हो गई उसके बाद क्या होता है, एकीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। समझ गए बच्चों? इसके बाद फिर क्या होता है, एकीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। काबूर जो था, काबूर के दृष्टिकोण से यथार्थवादी, काबूर जो एक सैनिक था, काबूर यथार्थवादी राजनीतिज्ञ था। यथार्थवादी जो बोलता था, कटु सत्य बोलता था, यथार्थवादी था, बिल्कुल पारदर्शिता थी उसके अंदर। बिना विदेशी सहायता के, वो क्या कहता था कि बिना विदेशी सहायता के एकीकरण संभव नहीं है, हमें विदेशी लोगों की सहायता लेनी पड़ेगी तभी हम इटली का एकीकरण कर सकते हैं, अदरवाइज ये संभव नहीं है। तो क्या है, विदेशी सहायता के लिए अवसर की तलाश करना शुरू किया। इसमें क्रीमिया के युद्ध के बाद ये सफलता उनको प्राप्त हो गई। विदेशी लोगों के अवसर प्राप्त हो गए, लोगों ने इनका सहयोग करने के लिए हामी भर ली कि हाँ, हम आपका सहयोग करेंगे। इसके बाद फिर क्रीमिया का युद्ध होता है 1854 से 1856। तब उन्होंने कहा काबूर ने, हम तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम हमारे इटली के एकीकरण में सहायता करना। तब जब क्रीमिया का युद्ध होता है 1854 से स्टार्ट होता है और 56 तक, 1854 से 1856 तक चलता है, जिसमें रूस पराजित हो जाता है, जो बहुत ही शक्तिशाली उस टाइम पे अपने को दिखावा करता है, वो पराजित हो जाता है। फ्रांस, इंग्लैंड, पीटमार्क और सार्डिनिया, इन सभी राज्यों की, इन सभी कंट्रीज की विजय होती है, ये सभी जीत जाते हैं। उसके बाद पेरिस में एक सम्मेलन होता है। बच्चों, ये सम्मेलन कब होता है पेरिस में? 1856 में। 1856 में जब ये सम्मेलन होता है तो फ्रांस एवं ऑस्ट्रिया के मध्य विल्ला फेका की संधि होती है। उसके बाद विल्ला फेका की संधि होती है। इसके बाद फिर 1866 में वेनेसिया का युद्ध, वेनेसिया में एक क्रांति होती है। 1866 में वेनेसिया में क्रांति होती है, जिसके तहत इटली का एकीकरण कर लिया जाता है और जर्मनी के साथ एक संधि हो जाती है और इन सभी को इटली में एकीकृत कर लिया जाता है, इटली में मिला लिया जाता है। इसके बाद ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध होता है। ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध होता है, जिसकी पीटमार्क की सेना फ्रांस के सहयोग से विजयी होती है। लामबार्डी पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है और एकीकरण की जो ठोस शुरुआत है बच्चों, यहीं से स्टार्ट होती है। कैसे? पीटमार्क की सेना ने फ्रांस के सहयोग से विजयी लामबार्डी पर नियंत्रण कर लेती है। लामबार्डी पर नियंत्रण कर लेती है। बच्चों, परमा मेडोना एवं टस्कनी का विलय, परमा मेडोना एवं टस्कनी का विलय, लामबार्डी से विलय की भावना जागृत हुई। लामबार्डी से विलय की भावना जागृत हुई और फिर उसके बाद इसको इटली में मिला लिया गया। इसके बाद नेपल्स एवं सिसिली का विलय, नेपल्स एवं सिसिली का विलय, गैरिबाल्टी ने इस पर अपना नियंत्रण रखा और इसे इटली साम्राज्य में मिला लिया गया। इसके बाद बच्चों, दक्षिण से एकीकरण प्रक्रिया प्रारंभ होती है। दक्षिण किधर होता है? सबसे नीचे से विलय की प्रक्रिया आरंभ होती है और देखा जाए तो नेपल्स एवं सिसिली, राष्ट्रीयता की भावना, जन विद्रोह, गैरिबाल्टी ने अपने हजारों लाल कुर्ती सेवकों, गैरिबाल्टी ने एक स्वयं सेवकों की एक संस्था बनाई थी जिसका नाम उन्होंने रखा था लाल कुर्ती स्वयं सेवकों की संस्था। इसके साथ पहुंचकर नेतृत्व किया और उसे अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद फिर क्या होता है? अधिक उत्साह में गैरिबाल्डी ने रोम एवं वेनेसिया पर अधिकार करने की उत्साह, जब इसको अपने साथ मिला लिया तो उनके अंदर बहुत ही उत्साह की भावना जागृत हो गई और उत्साह में उन्होंने क्या किया, ये घोषणा कर दी कि रोम के पोप फ्रांस के सैनिक करते थे
एवं वेनेसिया पर ऑस्ट्रिया, फ्रांस एवं ऑस्ट्रिया में युद्ध हुआ। ऑस्ट्रिया में युद्ध हुआ तब काबूर ने कहा, ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी उस टाइम पे कि अधिक उत्साह में गैरिबाल्डी ने रोम एवं वेनेसिया पर अधिकार करने की जो घोषणा की थी, उससे क्या हुआ कि रोम के पोप जो थे, फ्रांस के सैनिक, रोम के पोप पर फ्रांस के सैनिकों की हुकूमत हुआ करती थी और रोम के पोप की रक्षा फ्रांस के सैनिक करते थे। उसमें क्या हुआ, वेनेसिया पर ऑस्ट्रिया और फ्रांस एवं ऑस्ट्रिया के मध्य युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो ऐसे में काबूर ने कहा, हमें इस पागल गैरिबाल्टी से इटली को बचाना है। बुद्धिजीवी था, समझदार था। उसने कहा अगर ऐसी सिचुएशन होगी, आपस में अगर हम लड़ते रहेंगे तो इटली का एकीकरण संभव नहीं हो पाएगा। तब उन्होंने कहा इस पागल गैरिबाल्टी से हमें अपनी इटली को बचाना है। समझ गए बच्चों। इसके बाद है फिर सेडोवा का युद्ध। सेडोवा का युद्ध 1866 में हुआ है। प्रसा द्वारा ऑस्ट्रिया की पराजय हो जाती है। वेनेसिया पर पीडमार्ट का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। इसके बाद बच्चों सेडान का युद्ध होता है। सेडान का युद्ध 1870 में होता है। प्रसा द्वारा फ्रांस की पराजय की जाती है। उसके बाद प्रसा द्वारा फ्रांस की पराजय की जाती है और उसे प्रसा को अपने साम्राज्य में मिला लिया जाता है। इसके बाद इटली के एकीकरण के परिणाम क्या हुए बच्चों? परिणामों को अगर देखा जाए तो यूरोप एक नए देश के रूप में यूरोप में एक नया देश उभर कर सामने आता है जिसका नाम होता है इटली। और इन सभी मैप में आप देख लेना, ये जैसे मैप है तो इसमें क्या होता है, इटली के सभी जो 7-8 जो साम्राज्य थे उनको एकीकृत करके एक बड़े से इटली का निर्माण हो जाता है। बच्चों इन सभी में अहम भूमिका किसने निभाई? ज्यूसेppe मेज़नी ने, काबूर ने, विक्टर एमेनुअल ने और गैरिबाल्डी ने। इन 4 लोग मेन हैं जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसकी वजह से इटली का एकीकरण हो पाया है। बच्चों ये समझ लीजिए आप लोग, वैसे बहुत बोरिंग चैप्टर लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन वीडियो को देख करके अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ आएगा। अब आप ये सोचिए इटली का एकीकरण हमें पढ़ना क्यों जरूरी है? यूरोप में क्रांतिकारी जो घटनाएं हुई उनको हमें पढ़ना क्यों जरूरी है? तो ये जरूरी इसलिए होता है बच्चों, हमारे देश का एकीकरण किस प्रकार से हुआ। हमारे देश में अलग अलग राज्य रजवाड़े थे, बहुत सारे साम्राज्यों में विभाजित था हमारा देश। तो हमारे देश को एकीकरण होने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई? तो जो यूरोप के अलग अलग कंट्री थे उन लोगों को आपस में लड़ते हुए देख करके वहाँ के जो निरंकुश शासक थे वो किस प्रकार से अत्याचार करते थे लोगों पर, तो उसी प्रकार हमारे देश में जब ब्रिटिश हुकूमत थी तो हमारे देश के लोगों ने भी बहुत ज़्यादा संघर्ष झेला है, उनके साथ बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया है। तो इन यूरोप के देशों से उनको प्रेरणा मिली और बहुत सारे बच्चे तो सिर्फ यही जानते हैं कि महात्मा गांधी के देश में आने के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। महात्मा गांधी अकेले ऐसे नहीं थे जिनकी वजह से कि देश आज़ाद हुआ। कुछ ऐसी सिचुएशन थी यूरोप में, कुछ ऐसे देश थे यूरोप में, कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही थी जिसकी वजह से कि हमारे देश के अनेक बुद्धिजीवियों ने वहाँ से प्रेरणा ली कि अगर वो लोग अपने को आज़ाद कर सकते हैं तो हम अपने को आज़ाद क्यों नहीं कर सकते हैं। अब देखिए उस टाइम पे जो हमारे यहाँ का टीपू सुल्तान था, उसकी जो है डचों से कितनी निभती थी, आपस में कितनी फ्रेंडशिप थी। तभी डचों ने अंग्रेजों के विरुद्ध उनको सैनिक सहायता भी दी थी और बहुत सारे गोला बारूद भी दिए थे और अपने यहाँ के सैनिकों को उन्होंने डचों के सैनिकों से प्रशिक्षण दिलवाया था। तो इस प्रकार से हमारे जो राजे रजवाड़े हुआ करते थे वो यूरोप से बहुत ज़्यादा उनको सीख मिली थी। हमारे यहाँ के जो बुद्धिजीवी थे, राष्ट्र प्रेमी थे, यूरोप से बहुत ज़्यादा शिक्षा उन्हें मिली थी, बहुत ज़्यादा सीखने को बहुत कुछ मिला था, जिसकी वजह से हम अपने देश को भी आज़ाद करवा पाए हैं। बच्चों ये लेसन मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आता है तब भी इसे समझने की 2-3 बार वीडियो को प्ले करके इसे सुनने की, समझने की कोशिश करना, क्योंकि आपकी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
इससे अगर आप अभी तो 10th में पढ़ते हैं, तब भी आगे आप लाइफ में कुछ भी करना चाहेंगे तो इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इसे पूरा देखने की, पूरा पढ़ने की कोशिश जरूर करना बच्चों। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ इतना टाइम स्पेंड करने के लिए। और बच्चों वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे आगे शेयर जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।